नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पार्टी को आज एक तोहफा मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन, जो कि केरल के ही हैं, उनकी मौजूदगी में अनिल एंटनी पार्टी में शामिल हुए। अनिल का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वो इसलिए नहीं कि अनिल ने क्या हासिल किया है, वो इसलिए कि वो किसके बेटे हैं। एक निर्विवाद और ईमानदार छवि वाले उनके पिता ए.के. एंटनी कांग्रेस में गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे हैं और बीते कुछ साल में कांग्रेस के सामने आए तमाम संकटों के दौरान उन्होंने पार्टी को उससे उबारने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में उनके ही बेटे का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी खबर है। तो आप इसको वोट से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि एक तर्क ये दिया जा रहा है ये क्या ही हासिल कर लेंगे, बीजेपी में इनका अस्तित्व क्या है। आप छवि देखिए, राजनीति छवि का खेल है और छवि ऐसी प्रस्तुत होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के खासम खास ए.के. एंटनी के बेटे बीजेपी चले गए। अनिल एंटनी पिछले दिनों तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना की, जबकि पूरी कांग्रेस सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाए जाने का विरोध कर रही थी। मोदी सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी मुद्दे पर बीबीसी की आलोचना करते हुए अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ी और कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रति पूर्वाग्रह यानी कि बायस से भरी हुई। अनिल तब केरल में कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख थे। आज जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मानता है कि वो एक परिवार के लिए काम कर रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी खूब तारीफ की। उधर उनके पिता ए.के. एंटनी अपने बेटे के बीजेपी में जाने से निराश दिखे। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। I strongly feel it's a wrong decision. 2014 onwards, during the first Narendra Modi government onwards, they are systematically diluting diversity and secularism. Till my last breath, I will oppose all the wrong policies of RSS and BJP. I am now 82. I don't know how long I will be here. But I will, one thing I can tell, I will die as a Congress worker, is all. अनिल एंटनी केरल से हैं, जहां बीजेपी पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है। नाकामयाब रही है अभी तक, ये आपको बता दें। एक स्टेट है उनके पास, वो है कर्नाटक। उसके अलावा साउथ में आप देखिए बीजेपी ने हाथ पांव बहुत मारा है, बहुत सफलता हाथ नहीं लगी है। तेलंगाना में भी इस बार ट्राई कर। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। पिछले ही महीने 12 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने केरल का दौरा किया। वो त्रिशूर गए और बीजेपी की टॉप प्राथमिकता वाली उन 5 लोकसभा सीटों में से एक है जिन पर बीजेपी 2024 के लिए खास ध्यान दे रही है। इन 5 सीटों पर पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किया है और यहां जगती है बीजेपी की उम्मीद। उनको लगता है ये एलडीएफ और यूडीएफ का फेर जो है केरल में, वो इसको दूर कर सकते हैं। 20% हासिल कर लिया, थोड़ा और धक्का मारें, थोड़ा और पुश करें।
दरअसल केरल की राजनीति दो ध्रुवीय रही है। एक और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों का एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। यही राज्य में सत्ता में रहे। राज्य में उनकी गहरी जड़ें बीजेपी के पैर पसारने में सबसे बड़ी बाधा रही है। तमाम बार कोशिश की बीजेपी ने, को बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। बीजेपी राज्य में तीसरा ध्रुव बनने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ज्यादा बड़ा सवाल यह कि अनिल एंटनी ये कर पाएंगे, क्योंकि उस तरीके का जनाधार तो उनका है नहीं और यह बात बीजेपी जानती है। लेकिन बात है छवि की, परसेप्शन। अनिल एंटनी के आने से बीजेपी की उम्मीदें परसेप्शन यानी कि छवि के दृष्टिकोण से बढ़ रही। अनिल एंटनी कांग्रेस से टूटते जो अलग अलग नेता जो टूट रहे हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त में एक सबसे नया नाम है और यहां से शुरू होती है हमारी दास्तान। क्योंकि अनिल एंटनी अपने आप में अगर आप उनको देखें और केरल को देखें तो एक बात हुई। दरअसल 2014 में बीजेपी के फिर सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता भी टूटे हैं जो बीजेपी में नहीं आए लेकिन अन्य पार्टियों में शामिल हो गए, पर जो बीजेपी में आने वाली लिस्ट है वो बहुत बड़ी। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि नेता कौन हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ते चले जाते हैं। 2014 से शुरू करते हैं। असम के कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। हिमंत बिस्व शर्मा के आने के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में बीजेपी काफी ताकतवर होकर उभरी है। वो असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं और बीजेपी में कद्दावर नेता के तौर पर उभरे हैं। और आसपास के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें भी जब कोई दिक्कत होती है तो वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मैं हूं नॉर्थ ईस्ट का हनुमान। 2014 में हरियाणा में कांग्रेस नेता रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में ही महाराष्ट्र के उद्योगपति और शिक्षाविद दत्ता मेघे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो विदर्भ इलाके में प्रभावी नेता थे। 2014 में ही तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन ने कांग्रेस छोड़ी और एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। जीके वासन जो है वो टीएमसी के नेता जीके मूपनार के बेटे थे। टीएमसी मतलब तमिल मणिनार कांग्रेस। 2015 पंजाब में वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बराड़ ने पार्टी छोड़ी और अकाली दल में शामिल हो गए। 2017 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। वो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की लगातार दखलंदाजी से नाराज थे। 2019 में हरियाणा में कांग्रेस नेता अवतार सिंह बढ़ाना ने 2019 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद चौटाला की आईएनएलडी में शामिल हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। एक लिस्ट बीजेपी में आने वाले लोगों की भी बहुत लंबी है, लेकिन हम मेन बता रहे हैं। 2020 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2021 पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और पंजाब लोक कांग्रेस नाम की अपनी एक नई पार्टी बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी में विलय कर ली, तो अब वो बीजेपी के नेता हो गए। 2021 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो कांग्रेस के G23 के सदस्य भी थे। अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में हरियाणा से विधायक कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने निकाला, वो बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा गुजार चुके हैं। अभी उनका इंटरव्यू हमने हाल फिलहाल ही किया है। गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और अपनी अलग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। 2022 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी और निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के दम पर। तो इस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने कई बड़े नेताओं को खोती चली आई और हर बार कांग्रेस की तरफ से एक ही बात कही जाती है कि गद्दारों की हमारे यहां कोई जगह नहीं है, हम तो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये नहीं लड़ सकता बीजेपी से वो छोड़ के जा रहा है। बीजेपी की स्थापना को 40 से ज्यादा साल हो गए, 43 इयर्स।
6 अप्रैल 1980 को तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी से बाहर निकलकर बीजेपी की स्थापना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस से लोग टूट के जाना और बीजेपी के स्थापना दिवस की बात क्यों हो रही है। बात है, दोनों चीजें एक ही चीज पर जुड़ी हुई, आगे समझाएंगे। उसके बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे ज्यादा 414 सीटें हासिल। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये बार, इससे आपको अंदाजा होगा कि नीला यानी कि कांग्रेस और सैफरन जो है वो बीजेपी है। कैसे वक्त के साथ, जरा फुल फ्रेम जाएं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसमें कि सन 84 से लेकर के अब तक किस तरीके से कांग्रेस अपनी पीक से नीचे आती गई और बीजेपी 2 से 303 का सफर पूरा करती गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है कांग्रेस पार्टी का सूचकांक। इसके आगे आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सूचकांक की, कि कैसे 1984 में 2 थे, फिर 85 हुए, 120, 161, 182, 99 में 182 रहे, 2004 2009 में गिरे, लेकिन उसके बाद 2014 से जो वो बढ़े हैं, तो ये सूचकांक पिछले 40 साल में बीजेपी का बढ़ता ही चला गया। बीजेपी की चुनौती से पार पाने के लिए विपक्षी एकता की बात अब तेज होने लगी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये सेंसेक्स है, सूचकांक लोकसभा चुनावों का, कहां से शुरू हुई पार्टियां और आज की डेट में वास्तविक स्थिति क्या है। आंकड़ों के हवाले से ये हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, विपक्षी पार्टी जो है वो एक साथ हो गई। विपक्षी एकता की बात भी अब तेज होने लगी है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 18-19 पार्टियां जो है उनका एक समूह जरूर बना है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले एक मजबूत विपक्षी गठबंधन के तौर पर उभर पाएगा या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन्हीं विरोधी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कई दल आज अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ साजिशों में जुटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन दलों के कई नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, वो अपना गुस्सा केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निकाल रहे हैं। अपनी सामाजिक न्याय की बातें करते करते उन्होंने एक और बात बोल दी। वो ये कहते हैं कि ये बादशाही खत्म होनी चाहिए, और बादशाही में उन्होंने किस किस को लपेट लिया, उन्होंने तमाम बातें बोल दी। उन्होंने बादशाही की बात में मुगल काल से लेकर के, ब्रितानी शासकों से लेकर के और 2014 से पहले जितनी सरकारें हैं सबको बादशाही में जोड़ दिया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बोला। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है।
हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए। तो ये उन्होंने बता दिया, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम की रील में जाइए और लोगों तक पहुंचिए ये संदेश लेकर के। शब्द जो है 2024 के लिए वो है बादशाही। किसकी बादशाही चलेगी 2024 में? क्योंकि कांग्रेस ने भी पलट के बोल दिया कि बादशाही का मतलब ये होता है कि केंद्रीकरण। और कांग्रेस का यह कहना है कि आज की डेट में ज्यादा केंद्रीकरण कहां है, किस पार्टी में, ये लोग अंदाजा लगा लें। आइए मैप के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस और यूपीए और अन्य जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी मैप में स्थिति क्या है। जरा फुल फ्रेम आपको मैप दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो ये मैप है जो अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत जहां जहां है वो थोड़े गाढ़े रंग में है। फिर एनडीए जहां पर बीजेपी 50% से ज़्यादा है, आप वो देख सकते हैं। कांग्रेस राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में मिलीजुली सरकार है। यूपीए की सरकार आप देख सकते हैं मैप में क्या है। एक हिमाचल प्रदेश में भी यूपीए की सरकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर कांग्रेस की, और बाकी बीजेपी। और अन्य राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं जो कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी सरकारें हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको इसका ब्रेकअप दिखाते हैं। बीजेपी और एनडीए शासित राज्य ये स्क्रीन पर हैं आपके सामने, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटक में जहां पर अभी चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में अलायंस में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस और यूपीए शासित राज्य, ये मैप में अगर आप आइसोलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्चस्व के बारे में। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलीजुली सरकार। और इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की जो सरकार है, इन्हीं का साथ कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सब लोग साथ में आ जाए। और इसी साथ की बात हो रही है कि अगर ये सब साथ में आ जाएं तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, और ये क्या साथ आएंगे? कुछ हद तक सफलता हाथ लगी भी है। तो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें यहां हैं नक्शे पर, जैसे कि आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो क्या ये पार्टियां साथ आएंगी, और क्या ये साथ अगर मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो विपक्ष कुछ ऐसा कर सकती है कि जो शब्द प्रधानमंत्री ने यूज किया बादशाही, उससे लड़ा जाए। कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों होती चली गई, इस पर कांग्रेस छोड़ रहे कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। ऐसे ही एक नेता गुलाम नबी आजाद से हमने अभी कल ही बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस दिन राहुल गांधी का सस्पेंशन हुआ, यदि भीड़ होती तो लोग होते तो दिल्ली जाम कर देना चाहिए ना। नहीं, लोग आने चाहिए अपने यहाँ, मैनेज नहीं। ये नहीं कि आप फतवा जारी करो इस प्रेसिडेंट को तुम इतने लाओ, दूसरे को फतवा जारी करो तुम इतने लाओ, वो नहीं। इसका मतलब लोग हैं नहीं। उसका मेन बात क्या है? मेन बात है कि लोग जुड़ा नहीं है कोई। इसीलिए आपको उन्हीं एमपीज, उन्हीं वर्किंग कमेटी जो इस डर से नहीं जाएंगे तो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, नहीं जाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा राज्यसभा लोकसभा का, तो उन लोगों नहीं मिलेंगे तो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं मिले, उन लोगों से कब तक आप दूध निकालते जाओगे? एक जगह फिर लोग इलेक्शन सर पे है तो कब जुड़ेंगे लोग? अब आज ही, क्योंकि बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और आज ही केरल के एक नेता जो हैं वो टूट करके कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया पहले, और अब बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अनिल एंटनी, एके एंटनी के बेटे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लोग कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहते हुए आप जनता की बेहतर सेवा नहीं कर सकते थे? अब तक तो आप उसी पार्टी में थे, आपके पिताजी अभी भी वहां हैं, वो कह रहे हैं मरते दम तक रहेंगे। आजकल कांग्रेस पार्टी का नेता और कांग्रेस पार्टी का कर्मचारी, वो देश के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए, एक परिवार के लिए काम कर रहा है। और उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आजकल
देश के विरुद्ध काम करने वाले सभी के साथ सिर्फ राजनीति के लिए काम करने के लिए वो तैयार भी है। ऐसे इस स्थिति में मुझे लगता है कि मैं एक नौजवान हूँ, मैं एक युवा भारतीय हूँ, और मुझे लगता है कि आज के स्थिति में देश के लिए काम करने के लिए और भारत को सेवा करने के लिए, हमारा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए आजकल सबसे बड़ा पार्टी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी भारतीय युवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं 2-3 महीने बहुत सोचने के बाद मैं आज बीजेपी में शामिल हो गया। जी, पर आपके पिता जो हैं वो आपके फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा वो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से कभी सहमत नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। आपके अपने पिता ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा पिताजी 60-65 इयर्स कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है। 50 साल से आगे वो एक पार्लियामेंटेरियन था और उनको कुछ विचारधारा है। लेकिन आज का कांग्रेस पार्टी वो मेरा जीवन में सबसे सम्मान और प्यार में उनको देते हैं। लेकिन आज का कांग्रेस पार्टी वो पुराना कांग्रेस पार्टी नहीं है। जो बचपन में मैं एक कांग्रेस पार्टी को देखा था 5 साल पहले भी एक कांग्रेस पार्टी था। ये कांग्रेस पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी में बहुत फ़र्क है। आज का नौजवान के बीच में इस कांग्रेस पार्टी को कोई अपील नहीं है, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी राष्ट्र ताल्पर्य के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 व्यक्तियों का ताल्पर्य के लिए काम कर रहा है। और इस समय द अदर साइड भारतीय जनता पार्टी, श्री मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में भारत के लिए और भारतीय युवा के लिए, भारतीय जनता के लिए बहुत काम कर रहा है। मोदी जी का दृष्टिकोण वो वास्तविकता में बदलने के लिए हर दिन हर घंटे बीजेपी का संगठन काम कर रहा है। और ये सब देखकर मुझे लगा कि एक नौजवान भारतीय युवा को यहाँ काम करना सबसे अच्छा होगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे उम्मीद है कि सभी भारतीय युवा, सभी भारतीय लोग भी इस प्रयास में शामिल होंगे। चलिए, अब अनिल एंटनी देखना होगा कि आप केरल की जो राजनीति है उसमें आप क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भाई कोई बहुत खास वजूद आपका ऐसा है नहीं ज़मीन पर, और आप तो पार्टी से निकल गए, लेकिन अब आपको आपकी नई जो पारी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए इस पर एक बहस करें कि ये जो बादशाही शब्द का प्रयोग किया आज प्रधानमंत्री ने, किसकी बादशाही को चुनौती दी जाएगी 2024 में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव जेटली प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विनोद शर्मा जी, मैं पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम है, एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक विश्लेषण ये रहा कि ये एक एचआर मैनेजमेंट क्राइसिस की तरह हो गया है। लोग एक के बाद एक छोड़ते चले जा रहे हैं, फ्री फॉल में चली गई है पार्टी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई छोड़ के जाता है तो छोड़ के जाने वाला व्यक्ति है, उससे एचआर वाले पूछते हैं भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, और उसकी रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जाता है। अगर वो ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसकी पार्टी को जरूरत थी, रहेगी, और प्रतिभा को हर इंस्टीट्यूशंस को समेट के रखना चाहिए, भले ही वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। तो अनिल एंटनी को भारतीय जनता पार्टी कंधे पे उठा के घूम रही है, इसलिए घूम रही है कि वो ए के एंटनी के बेटे हैं। और अनिल एंटनी
जो हैं स्वयं जो राजनीति में मेरा ख्याल 2019 से ही सक्रिय हुए हैं और उनका मोहभंग हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर, जहां पर मैं समझता हूं कि उनको ठीक से हैंडल नहीं किया कांग्रेस ने, सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप ने। मैं समझता हूं कि उनको मनाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक विरोधाभास है इस सब सेलिब्रेशन में कि अनिल एंटनी अंतोतो गत्वा के एक परिवार से ही है ना, और भारतीय जनता पार्टी तो परिवार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है। तो अनिल एंटनी को ज्वाइन करवाने की इतनी सेलिब्रेशन क्यों है? हाँ, यहाँ परिवारवाद को भरोसा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं उनको इसलिए लिया गया है कि एक वो प्रतिभाशाली है, इज अ यंग मैन, आई डोंट वांट टू डिस्करेज हिम, हाँ, लेकिन वो प्रतिभाशाली है, वो एक टेकी है, अच्छी हिंदी बोली, देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरत हिंदी बोली है। और और मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी में होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सीरियन क्रिश्चियन समाज से आते हैं, जो कि एक अहम भूमिका इलेक्शंस में केरल और की राजनीति में सामाजिक निभा स्तर पर, सकते हैं। कि जी, केरल की बिल्कुल। राजनीति में जी, निभाता है। विनोद जी, मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा आपके पास आता हूं। सुप्रिया श्रीनेट जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी, देखिए, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब हम सब जानते हैं अनिल एंटनी जो हैं वो कोई इतने भारी भरकम हैवीवेट नेता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में वो एकदम चुनाव जिता देंगे। लेकिन बात एक परसेप्शन की हो रही है। आप देखिए, उनका ऐसे स्वागत किया गया बिल्कुल बीजेपी ऑफिस में कि एक छवि प्रस्तुत की कि देखिए हमने क्या ही कर लिया। और इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त हो गई बहुत सारे उन लोगों की जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के ज्यादातर बीजेपी में गए हैं, बाकी और अन्य दलों में भी गए हैं। 2024 से पहले आपको नहीं लगता है कि ये एक छवि खराब करता है कांग्रेस पार्टी का, कि एक अगर एचआर का एग्जिट इंटरव्यू हो तो उसमें फिर बॉस ये पूछ ले कि ये क्या हो रहा है भाई, इतने लोग क्यों छोड़ जा रहे हैं? धन्यवाद आपका, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं दो ही चीजें बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है अनिल एंटनी के जीवन आज सफल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको। एटलीस्ट छोड़ कर गए तो एनडीटीवी पर 10 मिनट पर बैठकर उन्होंने पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। और यही उनका लक्ष्य था, यही उन्होंने किया, यही भाजपा कराना चाहती थी। गुड लक टू हिम एंड गुड लक टू द बीजेपी। सुई की नोक टस से मस नहीं होगी केरला में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इनको कहीं पर भी पसंद नहीं करते हैं। देखिएगा भी, हिंदुस्तान भी नापसंद कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अनिल एंटनी इतनी बड़ी धरोहर, इतने बड़े एसेट मिल गए, अनिल एंटनी ने एक बड़ा काम कांग्रेस में क्या किया ये मुझे जरूर बताया जाए। आई हेट टू से दिस, मैं कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये गलत बता रहे थे कि वो सोशल मीडिया के चेयरपर्सन थे, वो नहीं थे। लेकिन ही इज, आई मीन, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका हाल अमरिंदर सिंह जैसा होगा या आरपीएन सिंह जैसा होगा, जिनके बारे में पता ही नहीं है? कहाँ है वो सब लोग? बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन के मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, एक एयरलाइन नहीं है, एयर इंडिया भी बिक गई है। तो असलियत की बात यह है कि ये लोग सत्ता के सुख में, सत्ता की लोलुपता में जाते हैं, जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लेकिन संकेत जी, हमसे छोड़कर कोई लाइक माइंडेड पार्टी के पास जाए तो हम जरूर विचार करें। अगर हमें छोड़कर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो ये आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट वही कर सकता है जिसको सत्ता की लोलुपता है, जो एक बंगले के लिए, एक किताब के प्रचार के लिए। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, कहना चाहिए नहीं, वरिष्ठ है लेकिन कहना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना अंतिम चुनाव 1984 में जीता था और उसके बाद 5-6 टर्म लगातार राज्यसभा में कुर्सी थामे बैठे रहे। तब तो आपको कांग्रेस में कोई तकलीफ नहीं थी। आपको पता था कि आपकी राज्यसभा रिन्यूअल नहीं होगी तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगी। आपको बंगला बचाकर रखना है तो लगान तो देना पड़ेगा, इसलिए उलझुल बयान कर रहे हैं। आपको किताब बेचनी है अपनी तो सुर्खियों में बने रहना है। जिस तरह के वक्तव्यों का वो प्रचार कर रहे हैं, वो कभी मेरे पिता के कुलीग होते थे, इसलिए मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए। लेकिन आजाद थे, गुलामी क्यों कर रहे, क्यों गुलाम बनने पर तुल गए? ये आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है। जब तक सुख रहा सत्ता का, तब तक सब चंगासी। सत्ता का सुख खत्म हुआ
अब गलत आने लगा। हाँ। ये जो है इसको हमारे यहाँ एक बड़ी ठेठ भाषा में इसको आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट के साथ दोगलापन कहा जाता है। राजीव जेटली जी, आपके पास जरा आ जाऊं। अब आप अपना बयान दे दें कि विनोद जी ने भी एक बात बोली और अभी सुप्रिया जी ने भी अपनी बात कह दी। उनका ये कहना है कि अगर आपको परिवारवाद से इतनी दिक्कत है तो फिर अनिल एंटनी का अपना खुद का क्या वजूद। और अभी हम इसी की बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आज ही उनकी भर्ती हुई है, आज ही आपने उनको इंडक्ट किया है, पुरानी कंपनी छोड़ के वो नई कंपनी के एम्प्लॉय बने हैं, तो क्लेम टू फेम उनका क्या है? एक बात को समझिए थोड़ा सा। मैं अभी सुन रहा था कि सत्ता का सुख जो उनका था वो हमारी राजनीतिक पार्टी में था, अब वो सत्ता का सुख भोगने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले गए। फिर दूसरी बात इन्होंने एक और बोल दी कि कहाँ गए वो नेता। और देखिए, सोचिए कैलकुलेशन क्या समझाई जा रही है कि अगर आपके पास एयरक्राफ्ट नहीं है या आपके पास पावर नहीं है तो आपके मंत्री रहने का क्या फायदा है। तो सत्ता का सुख सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सत्ता का सुख जो थी, ये कैलकुलेशन है भारतीय जनता पार्टी में, इसको इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सत्ता का सुख अब कोई मंत्री नहीं भोग पा रहा है यहाँ पर। सत्ता किसे कहते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है वो ये सिखाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस की थ्योरी पे नहीं चलना है। कांग्रेस की थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि सत्ता का सुख भोगना। आप सत्ता वाले हैं, आप पावरफुल हैं, अब आपकी चलेगी। राजीव जी, अगर आप जो चाहेंगे वो होगा। तो मैं बस दो शब्द बोलूंगा। वॉशिंग मशीन कि चलिए आपको मतलब बंगला ना मिले ना गाड़ी मिले, लेकिन आपके सो कॉल्ड पाप धो दिए जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नेताओं को इम्यूनिटी नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी एक ऐसी इम्यूनिटी दे रही है नेताओं को। नहीं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। इतना ही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है और उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं तो केसेस हटते नहीं है। फर्क इतना है कि वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन नहीं कर पाता है। फर्क इतना है कि वो किसी को बुला करके ये नहीं कह सकता कि मेरे पक्ष में मेरे भ्रष्टाचार को बचाने के लिए केसेस दबते नहीं है। कर दीजिए। एक सेकंड राजीव जी, केसेस की बहुत लंबी लिस्ट है। मैं एक मिनट आ जाऊं क्या संकेत जी? अभी आता हूं सुप्रिया जी, बस एक सेकंड। हाँ राजीव जी। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो फर्क को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी नेता के ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ा हुआ या सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, वो ईडी सीबीआई वाली डिबेट पे चले जाएंगे तो वो दूसरा ही एंगल हो जाएगा, क्योंकि गिनती के 5 भी ऐसे नेता नहीं होंगे जो कि सत्तारूढ़ दल के हों और उनके खिलाफ ये एजेंसियां कर रही हों पहली बात तो कार्रवाई। इसके लिए आपको भारतीय आना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की नीतियां लागू करते हैं और जिस तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं, हाँ। उन्होंने गुंजाइश किसी मंत्री को नहीं दे रखी है। चलिए एक राइट टू रिप्लाई दे दूं मैं सुप्रिया जी को, उसके बाद प्रोफेसर भट्ट का जवाब। देखिए, मेरे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं मेरे। अभी आता हूं, रुकिए, टेक्निकल इशू एक सेकंड। हाँ, बीच में बोलते हैं तो मुझे स्पीकर ऑफर ऑन करना पड़ता है और कुछ चैलेंजेस है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे को सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरे को स्पीकर ऑन करना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। स्पीकर ऑफ कर दीजिए अब। अच्छा राजीव जी, एक सेकंड रुकिए, आपने अपनी बात कह दी। एक बार मैं सुप्रिया जी का राइट टू रिप्लाई दे दूं, उसके बाद फिर प्रोफेसर भट्ट भी इंतजार कर रही हैं। जी सुप्रिया जी। राजीव जी, एक ये ईयरफोन नाम की चीज होती है, ये ले लीजिए, इससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, स्पीकर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए, हम हेल्प भी कर रहे हैं, मुद्दे पे चलिए कोई बात नहीं। हाँ। मुद्दे की बात ये है संकेत जी, मुद्दे की बात ये है, आप इनसे पूछिए कि जो केस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ चल रहा था वो किस काल कोठरी में डाल दिया गया, जो नारायण राणे के खिलाफ चल रहा था वो कहां गया, शुभेंदु अधिकारी को आखिरी बार ईडी और सीबीआई ने कब बुलाया, येदियुरप्पा के खिलाफ केसेस का क्या हुआ, रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ केसेस का क्या हुआ। असल बात तो ये है कि आपको लगता है कि आपके पास वो सर्प है, वो गंगा है जिसमें आप गोता लगाएंगे और दाग धब्बे धुल जाएंगे। आप ये सोच लीजिए कि आपके एजेंसीज के दुरुपयोग का ये आलम है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूम रहा है, पता है क्या मैसेज है? डोनाल्ड ट्रंप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं जिससे उनको अरेस्ट ना किया जाए। ये हंसने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र में जो दिन दहाड़े आप हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की, उसका प्रमाण है
है ये हंसने की बात नहीं। आपको हंसी आती है क्योंकि आप लोकतंत्र के हथियार हैं, मुझे हंसी नहीं आती है। मुझे लगता है कि आपके जो लोग आपके पास आ जाते हैं वो वॉशिंग मशीन से नहाकर दाग छोड़ के आ जाते हैं। बात ही असलियत ये ऐसी है कि बोल दी। सत्ता के सुख में डोनाल्ड आप ट्रम्प लोग बीजेपी मदद- ज्वाइन करवा दे रही हैं, आप बताइए। अरे तो ये मैं तो ये कह रही हूँ कि इनके दम और अहंकार का ये आलम है। प्रोफेसर लोग भट्ट जो अपनी कह बात रहे हैं। रख लें, उन्होंने नहीं बोला और उसके बाद वापस लौटेंगे विनोद शर्मा जी के पास। जी प्रोफेसर भट्ट, बात यहाँ ये हो रही है कि किसकी बादशाही चलेगी 2024 में। इससे जवाब बनता था और आपने एक मौका दिया सुप्रिया जी को, मुझे भी अगर मौका जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड प्रोफेसर भट्ट तो बोलने नहीं तो वो बोलेंगे उनको मौका नहीं दिया। अभी आएंगे आपके पास प्रोफेसर भट्ट जी देखिए 2024 हो चाहे कोई भी लोकसभा का चुनाव हो, जिसमें जहां तो जो भारत की जनता है वो जो अपनी परिपक्वता के हिसाब से जिसको वोट डालेगी वो जो है सत्ता में आएगा। परंतु विषय यहाँ ये है कि अगर किसी भी कोई भी पार्टी है जो 1984 में 48% वोट था कांग्रेस, वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी का, और 2019 में शायद लगभग 19% के करीब था। तो एक पार्टी जो कि बड़े लंबे समय तक जिसका शासन रहा, और उसके बाद आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से पार्टी ने कहीं ना कहीं आप जो एक वैचारिक शून्यता अगर जो कह सकते हैं दिखाई देती है। दूसरा जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं जो एक हमें एक शक्तिशाली नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसकी कमी दिखाई देती है। तीसरा एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस है वो भी कांग्रेस पार्टी का जो है ज्यादातर राज्यों में कमजोर हो रखा है, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके अंदर कुछ मेधा है वो अपना भविष्य अगर उस राजनीतिक दल में इन कारणों से नहीं देख रहे हैं तो वो किसी और पार्टी में जाने का, किसी और राजनीतिक दल में जाने का प्रयास करेंगे। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की एक जो छवि है और प्रधानमंत्री की नहीं छवि है, क्योंकि प्रोफेसर भट्ट ऐसे बहुत 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 लंबी लिस्ट है लोगों की जो कि कांग्रेस छोड़ के और दल छोड़ करके बीजेपी में गए, लेकिन अभी उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। टिकट से मेरा मतलब कि वो क्या करेंगे, वो अभी वेट लिस्ट में ही है। विनोद शर्मा जी बहुत देर से चुप है, मैं एक बार उनके पास जाऊं। जी विनोद जी, माफी चाहूंगा आपको, हाँ आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं अब तो अपनी बात आपको यही बता रहा था कि देखिए ये केस टू केस बेसिस हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ये बात सच है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है किसी भी उस व्यक्ति का जो नई जगह ढूंढ रहा हो। रही बात बादशाहत की, तो मैं समझता हूँ जो चीजें अब इतिहास में नहीं पढ़ाई जाएंगी उनके बारे में भाषणों में क्यों आप उसका हवाला दे रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से कि जो चीजें, और प्रोफेसर भट्ट से भी, कि जो चीजें हम अपने बच्चों को इतिहास में अब पढ़ाना नहीं चाहते इस बिना पे कि हम इतिहास के पाठ्यक्रम का बोझ उनके कंधों पे हल्का करना चाहते हैं, उसकी चर्चा चुनाव और में वी क्यों? वांट टू नर्चर देम एज इल-इन्फॉर्म्ड सिटीजंस ऑब्लिवियस ऑफ आवर हिस्ट्री। हम उस हिस्ट्री को क्यों दोहरा रहे हैं अपने प्रवचनों में? ये एक बड़ी अहम बात बोली। वक्त मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया है। हम इस पर, ये जो विनोद जी ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, कल का मुकाबला इसी चीज पर करेंगे और इस पर बात करेंगे कि जो बादशाहत की बात की जा रही है। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक शानदार आइडिया दे दिया कल के मुकाबला कार्यक्रम के लिए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है वो हमारी राजनीतिक चर्चा में भी क्यों बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात किसानों की भी कर लें। वो बहुत परेशान हैं, बिन मौसम बारिश हुई है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उनकी मुसीबत को हल करने के लिए, उसके बारे में बताएंगे ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा माना है। बेमौसम बारिश से किसानों को होने वाली नुकसान से अब राहत मिल सकती है। 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर की लगातार बारिश होने से 33% से अधिक फसल का नुकसान जो होने वाले किसान हैं उनको सहायता दी जा सकती है। पिछले महीने अहमदनगर में
बेमौसम बारिश ने नेप्ती गांव में रहने वाले वाजिद सैयद की 1 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। बेमौसम बारिश से वाजिद सैयद को करीब 45,000 का नुकसान हुआ। आमचा जो गहू होता ते आता हातातोंडाशी आलेला पूर्णतः गेलेला आहे वाया। पूरी तरह से तैयार हुई गेहूं की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी फसलों का भी नुकसान हुआ है। प्याज ने पहले ही किसानों को रुलाया है। आम की फसल पर भी असर पड़ा है। आखिर किसान क्या करे? हमारी मांग है कि सरकार किसानों को कुछ राहत दे। आम्हाला शेतकऱ्यांना काही ना होईना दिलासा द्यावा। नाशिक के चांदवड तालुका के किसान सुधाकर कुंभाडे ने 2 एकड़ खेत में प्याज लगाई, लेकिन भारी बारिश के कारण इन्हें 80,000 का नुकसान हुआ। सरकार की ओर से पंचनामा होने के बावजूद मिला कुछ नहीं। पिछले महीने में जो बारिश हुई वो उस बारिश के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने इस प्याज का बीज 50,000 का लिया था। मैंने उसकी मजूरी, उसका खाद ऐसा करके सब मिला के मेरा 80,000 रुपया खर्च हुआ था। मैं ये देख रहा हूँ ये मेरा सब खेत ऐसा ही बिगड़ गया कि वो बारिश की ओले गिरे, वो ओले में मेरी पूरी बर्बादी हो गई। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद कर दी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। दिसंबर महीने में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया कि कम से कम 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर की लगातार बारिश और 33% से अधिक फसल के नुकसान वाले किसानों को सहायता दी जाएगी, और नुकसान 33% से अधिक है तो प्रभावित क्षेत्र के निर्धारित दर पर इनपुट सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाएगी। नुकसान झालेल्या शेतकरी 33% पेक्षा जास्त नुकसान झालेला 33% से ज्यादा फसल खराब होने पर किसानों की मदद की जाएगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि सही तरीके से खेतों का पंचनामा किया जाएगा। पिछले साल करीब 3100 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है, ये पंचनामा से पता चला है। इन किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है। पंचनामे होऊन सरकारकडे आलेले किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकालने वाले किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उससे परेशानी बढ़ने का अंदेशा भी किसान नेताओं को है। पिछले 10 साल में जो एवरेज रेनफॉल है उससे 50% ज्यादा अगर बारिश हुई है तो ही ये मुआवजा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो वेजिटेटिव इंडेक्स है, वनस्पति या फसलें जो है उसकी जो स्थिति का निर्देशांक है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसके बाद इन तीनों क्राइटेरिया में अगर वो बैठता है तो ही मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय हुआ है। मुझे लगता है कि इससे जटिलता बढ़ेगी, किसानों को मुआवजा देने में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बड़े बड़े ऐलान जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को पहुंचने में बड़े पैमाने पर देरी होती है। पिछले महीने हुए भारी बारिश के बाद अब भी कई जगहों पर सरकारी अधिकारी पंचनामा करने तक नहीं पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नासिक से किशोर बेलसरे, अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।